स्वागत है सबका हमारे इस चैनल वीएस स्कूल एकेडमी में। लास्ट वीडियो में हम लोग कार्बोहाइड्रेट का डिस्कस कर रहे थे और कार्बोहाइड्रेट का ही जो है डिस्कस हम लोगों ने मोनोसेकेराइड के बारे में पढ़ लिया था कि जो मोनोसेकेराइड थे उसके कितने पार्ट थे। उसमें हम पढ़ा था कि ग्लूकोज होता है, गलेक्टोज होता है और फ्रक्टोज होता है। हम लोगों ने 3 चीज़ों को पढ़ा था, जिसमें ग्लूकोज को हम लोगों ने अंगूर शर्करा यानी जो कोशिकीय ईंधन होता है, कोशिका में जो ग्लूकोज होता है कोशिका में पाया जाता है। कोशिकीय ऊर्जा या कह सकते हो जो शरीर में हमें ऊर्जा मिलती है वो ग्लूकोज का ही एक भाग है। ग्लूकोज ही ऊर्जा देने में सबसे फास्ट एनर्जी ग्लूकोज ही देता है, यानी हमको कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे फास्ट एनर्जी देता है। देखो शरीर में हम लोग बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, तो जो हम चीज़ खाते हैं वो शरीर में जाता है, तो उसमें सबसे तेज़ एनर्जी देने वाला जो पोषक तत्व है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक इतना जो न्यूट्रिशन होता है यानी जो पोषक तत्व है उसमें सबसे तेज़ एनर्जी, सबसे तेज़ ऊर्जा देने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे कार्बोहाइड्रेट शरीर में कम से कम 55 से 75% तक ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, सबसे तेज़ ऊर्जा। ठीक है, उसी को हम लोग पढ़ रहे थे। तो कार्बोहाइड्रेट में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें पॉलीसेकेराइड होते हैं, मोनोसेकेराइड होते हैं और एक ऑलिगोसेकेराइड बोला था। और ऑलिगोसेकेराइड में हमने ये कहा था कि डाइसेकेराइड एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो डाइसेकेराइड है उसके बारे में बताया जा रहा था। तो देखिए हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मोनोसेकेराइड के बारे में बहुत कायदे से पढ़ लिया था, मोनोसेकेराइड के पार्ट पढ़ लिए थे। और आज हम लोग डाइसेकेराइड, और जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक प्राप्त करें और लास्ट वीडियो जरूर देखें, क्योंकि लास्ट वीडियो नहीं देखेंगे तो ये वीडियो यानी कार्बोहाइड्रेट का ये वाला पार्ट आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो चलिए मैं स्वागत करता हूँ आपका फिर से और स्टार्ट करता हूँ वही डाइसेकेराइड के भाग। देखते हैं डाइसेकेराइड हमारा क्या है। तो डाइसेकेराइड में बात की जाए तो शर्करा के 2 अणु यानी जो शर्करा होती है उसके 2 अणु ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा, तो हमने बताया था, देखिएगा कि जो ये शर्करा के अणु आपस में जुड़ते हैं तो ये ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ते हैं और ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़ करके क्या करते हैं, ये डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं। तो सबसे ज़्यादा डाइसेकेराइड ही शुगर हमको मिलती है, मतलब जो हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में, तो डाइसेकेराइड बहुत ज़्यादा मिलती है। तो डाइसेकेराइड में सबसे पहले हम सुक्रोज की बात कर लें तो जो सुक्रोज शर्करा होती है हमारी, ये क्या होती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, यानी ग्लूकोज जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ये एक मोनोसेकेराइड होती है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 चीज़ों को मिला करके क्या बनाया गया, ये बनाया गया सुक्रोज। ये जल में घुलनशील होती है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो हम डेली यूज़ करते हैं साधारण जो हमारी चीनी होती है ये यही वाली है, कौन सी, जिसका नाम है सुक्रोज। दूसरी बात अगर बात की जाए तो इसको हम लोग टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। यानी टेबल शुगर का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग देखा होगा कि चीनी वगैरह किस में डाली जाती है, चाय में डाली जाती है, तो चाय में टेबल पे रख दिया जाता है कि जिसको ज़रूरत है वो ले ले उसमें से, इस वजह से उसका नाम एक टेबल शुगर के भी नाम से जाना जाता है। दूसरा बात की जाए तो ये केन शुगर भी इसको कहा जाता है, रीज़न उसका क्योंकि ये गन्ने से प्राप्त होती है। तीसरा आपको मिलेगा कहाँ का, चुकंदर में मिलेगा, गाजर में मिलेगा और मीठे फलों में, क्योंकि फ्रक्टोज हमको पता था, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि मीठे फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है। तो फ्रक्टोज जब मीठे फलों में पाया जाता है तो इसका मतलब इसमें भी होगा। तो ये मीठे फल हैं सुक्रोज। बात की जाए दूसरा डाइसेकेराइड कौन सा है, लैक्टोज। लैक्टोज किससे मिलकर बनता है, ग्लूकोज। देखो इसमें भी है, इसमें भी ग्लूकोज और प्लस कौन सा मिला, ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज एक ऐसा शुगर है जो मिल्क में ही पाया जाता है और ग्लैक्टोज जो है मीठी, सबसे मीठी शर्करा की बात की जाए तो वो लैक्टोज है। दूध में पाई जाती है शुगर लेकिन मीठी होती है, कम मीठी होती है और इसको मिल्क शुगर यानी दुग्ध शर्करा के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा है आपका सबसे कम मीठी होती है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। फिर उसके बाद करते हैं माल्टोज। माल्टोज एक डाइसेकेराइड शर्करा है और इसमें हमको किसमें ग्लूकोज के 2 अणु मिल करके माल्टोज शर्करा बनाते हैं और इसको हम लोग माल्ट शर्करा के नाम से भी जानते हैं। अब माल्ट शुगर की बात की जाए तो सबसे पहली चीज़ ये अंकुरित अनाज, जितने भी अंकुरित अनाज हमको मिलेंगे उसमें सब में मिलेगी, चना है, जौ है, जौ में देखो ये मिलती है और जितने भी अंकुरित अनाज होते हैं सब में ये उपस्थित होती है, जिसको हम लोग माल्टोज शर्करा। तो जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शायद आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम आगे देखते हैं। आगे जो है हमारा जो आगे वाला टॉपिक है, देखो इसमें हमने आगे पढ़ना है कि कौन सी शर्कराएं अपचायक होती हैं और कौन सी अनअपचायक होती हैं। अपचायक देखो जिसको हम लोग बोले, अपचायक वो पदार्थ होते हैं, अपचयन और ऑक्सीकरण और अपचयन जिससे आप भली भांति वाकिफ होंगे। ऑक्सीकरण की बात की जाए तो ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, यानी किसी भी रिएक्शन के दौरान कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, 2 चीज़ों को मिलाया गया आपस में और वहाँ से क्या निकल जाए, ऑक्सीजन निकल जाए, तो उस चीज़ को ऑक्सीजन निकल रही है उसको कहते हैं अपचयन।
और अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उसको कहते हैं ऑक्सीकरण। तो अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन निकलेगी या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना, वो भी अपचयन कहलाता है। तो इस चीज़ को भी आप कायदे से दिमाग में बसाएं, जब हम ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ाएंगे तो फिर और कायदे से बताएंगे कि ऑक्सीकरण में क्या होता है। ऐसी सारी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन निकलती है ऑक्सीकरण कहलाती है, और ये सारी प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। और बात की जाए अगर अपचयन की, तो अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलती है। तो वैसे ही शुगर का एक काम होता है कि ये शुगर क्या करती है, किसी पदार्थ मिलेंगी तो उसका अपचयन कर देंगी। तो ऐसी कौन सी शुगर है जो अपचायक होती है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अपचायक शर्करा की बात की जाए तो जो अपचायक होती है उसमें से हमको याद रखना है जितने भी मोनोसेकेराइड हैं। मोनोसेकेराइड में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ग्लूकोज होता है, जो फ्रक्टोज होता है, और उसमें एक चीज़ आई थी जिसको हम लोगों ने पढ़ा था गलैक्टोज, यानी ग्लूकोज शर्करा, गलैक्टोज शर्करा, फ्रक्टोज शर्करा, ये तीनों क्या होती हैं, ये तीनों हम लोग पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड में। तो मोनोसेकेराइड जितनी भी हैं वो सारी की सारी अपचायक होती हैं। और लैक्टोज और माल्टोज, ये दो शर्करा यानी दो शुगर का और नाम याद रखो, ये भी किसमें आएंगे, अपचायक। बची कौन सी एक, उसका क्या नाम है, सुक्रोज। सुक्रोज क्या होती है, अनअपचायक उसको बोलेंगे, ठीक है। अब ये कैसे पता लगाएंगे कौन सी शर्कराएं, कौन सी शुगर अपचायक हैं और कौन सी अनअपचायक है, तो इसका पता लगाना बड़ा आसान है। कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए हम लोग एक बेनेडिक्ट विलयन, जिसको हम लोग बोलते हैं फेलिंग विलयन, तो याद रखिएगा फेलिंग विलयन से हम लोग क्या पता लगाते हैं, हम लोग ये पता लगाते हैं कौन सी शुगर अपचायक है और कौन सी अनअपचायक है। तो बात किया जाए अगर फेलिंग विलयन की, तो फेलिंग विलयन में कैसे पता लगाएंगे, देखो फेलिंग विलयन जो होता है ये कॉपर डबल चार्ज यानी Cu++ उसमें उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, और उस विलयन का रंग जो होता है वो नीला होता है। अब ऐसे में क्या किया जाता है कि जो भी आपकी शुगर होती है उस शुगर को किस में डाला जाएगा, उसी विलयन में डाला जाएगा। अगर शुगर का रंग कैसा हो जाता है, पहली चीज़ तो जो जैसे डाला जाएगा तो वो Cu+ में बदल जाएगा, और Cu+ में बदलने के बाद अगर उस विलयन का रंग भूरा हो जाता है या हरा हो जाता है, यानी वो डिपेंड करेगा कि कौन सी शुगर हमने डाला है। अगर भूरा हो जाता है, हरा हो जाता है, तो हम कह देंगे कि वो जो शर्करा है उसमें जो पड़ी है वो शर्करा कौन सी पड़ी है, वो पड़ी है अपचायक, यानी उसमें हम कह देंगे कि ये जो शुगर है वो अपचायक है। तो इस वजह से हम बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी शुगर अपचायक है और कौन सी अनअपचायक। और अपचायक के लिए हमने बताया कि अपचायक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी पदार्थ से क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं या उसमें हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। तो बात समझ में मेरे ख्याल से आ गई होगी कि जो शुगर होती है उनमें कौन सी शुगर अपचायक होती है और कौन सी अनअपचायक होती है। अगर आपके सामने आता है तो आप बड़ी आसानी से लगा लेंगे, ठीक है। तो आगे बात कर रहे हैं पॉलीसेकेराइड की। तो पॉलीसेकेराइड में अगर हम लोग देखते हैं तो पॉलीसेकेराइड का हिसाब किताब क्या, देखो अगर हमने कहा था सिंगल एक शर्करा का अणु है तो उसको कहते हैं मोनोसेकेराइड। अगर 2 शर्करा हैं, 3 शर्करा हैं, 9 शर्करा तक हैं तो उसको कहते हैं हम लोग अलिगोसेकेराइड। तो अलिगोसेकेराइड में एक सबसे बेहतरीन सा टॉपिक है डाइसेकेराइड का, तो उस चीज़ को हम लोगों ने पढ़ लिया डाइसेकेराइड को। अब अगर हम बात करें कि जो पॉलीसेकेराइड होता है तो पॉलीसेकेराइड में देखिएगा सबसे ज़्यादा इसमें जो है ये याद रखना है कि जो सेल्यूलोज होता है, स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है, ये 3 चीज़ें जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस है सेल्यूलोज। और दूसरी चीज़ ये इसमें 10 से अधिक 10 होंगे या फिर 10 से ज़्यादा कोई भी शर्करा के अणु आपस में जुड़ करके बना सकते हैं, वो कहलाएंगे पॉलीसेकेराइड। यानी एक सिंगल है तो मोनोसेकेराइड और डबल है तो वो होता है डाइसेकेराइड। इसी प्रकार से अगर 3 है, 4 है, 5 है, 9 तक हैं तो उसको हम लोग अलिगोसेकेराइड में रख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग पॉलीसेकेराइड की बात कर लेते हैं। तो पॉलीसेकेराइड में देखा जाए तो सबसे पहली चीज़ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, जो पौधों की कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और स्टार्च जो होता है, पौधों में भोजन जो संचित होता है वो स्टार्च के रूप में संचित होता है। वो जो आलू हो गया, शकरकंद हो गया और भी जितनी भी सब्जियां होती हैं उसमें ये पाया जाता है कौन, स्टार्च। अब आगे बात की जाए अगर ग्लाइकोजन की, तो ग्लाइकोजन जो हम लोग खाना खाते हैं ना, तो खाना जो हम लोगों ने खाया और खाने के बाद वो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज पहले अणु टूटे और ग्लूकोज में चला गया, तो जितनी एनर्जी ज़रूरत है शरीर को उसने उतनी ऊर्जा तो ले ली। अब उतनी ऊर्जा लेने के बाद जो एक्स्ट्रा ऊर्जा बची वो कहाँ जाएगी, एक्स्ट्रा जो ऊर्जा है वो ग्लाइकोजन में संचित हो गई, यानी ग्लाइकोजन में भोजन जो एक्स्ट्रा वाला था वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो गया। यानी जंतुओं में भोजन ग्लाइकोजन, तो वो भी काहे में बहुत सारे अणु आपस में जुड़ेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे पॉलीसेकेराइड। और जो जीव पौधे हैं, पौधों में जब भोजन संचित हुआ उस किस रूप में संचित हुआ, स्टार्च के रूप में। तो वही चीज़ यहाँ पे ग्लाइकोजन की बात कीजिए तो जंतुओं में भोजन, तो सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन क्या है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट की जो ये शर्कराएँ हैं वो पॉलीसेकेराइड शर्कराएँ हैं, इस चीज़ को याद रखना है आपको। उसके बाद एक काइटिन, जो जंतु छोटे छोटे जीव होते हैं उनके बाह्य कंकाल जो बने होते हैं वो काइटिन के बने होते हैं। कवक फंजाई
कवक है, फंजाई है और फफूंद, जो ये चीज़ें होती हैं, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो भी काहे की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। पेक्टिन तथा इनुलिन भी इस यही पॉलीसेकेराइड के ही जो है भाग हैं। और बाकी अब जैसे एक दो तीन चीज़ें और आपको याद रखना है कि जो भोजन होता है हम लोग जो खाते हैं, तो खाने के बाद हमारे शरीर में जो गया तो ग्लूकोज के रूप में वो पहले तो ब्रेक हुआ, ग्लूकोज बनाया, भोजन जो हम लोगों ने खाया उसका जो रस निकला वो काहे में बदल गया, ग्लूकोज में बदल गया। फिर वो ग्लूकोज शरीर की जो कोशिकाएं होती है उसमें जाता है और कोशिकीय ईंधन के रूप में वो यूज किया जाता है, यानी ऊर्जा के रूप में ग्लूकोज को यूज कर लिया गया। उसके बाद जो ग्लूकोज हमारा बचा, उस ग्लूकोज को हम क्या करेंगे, हमारी जो ग्लूकोज के जो अणु बच गए तो वो आपस में जुड़ जुड़ कर क्या बना लेते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाते हैं। और फिर जब हम खाना नहीं खाते हैं, जिस समय हम मान लो खाली पेट रहते हैं 2-3 दिन तक, 1 दिन तक, तो यही ग्लाइकोजन फिर ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने के बाद ये फिर ग्लूकोज बन जाता है और वो ग्लूकोज को यूज़ कर लेती है, कोशिका यूज़ कर लेती है। कुल मिलाकर ये हम समझ सकते हैं कि जो हमारा ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में जुड़ता है, बन जाता है, और इसमें एक हार्मोन्स होता है जिसको कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन्स इस ग्लूकोज के अणुओं को ग्लाइकोजन में संचित करने में सहायता प्रदान करता है। उसके बाद ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज भी टूटता है जब हमें ऊर्जा की ज़रूरत हो और हम कुछ खाएं पिए ना, तो ये ग्लाइकोजन जो भोजन का एक रूप था ये फिर टूट के ग्लूकोज में बदल जाएगा और इसमें जो है ग्लूकेगान, याद रखिएगा, ग्लूकेगान नाम का एक हार्मोन्स होता है, वो कार्य करता है ग्लूकोज में। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये जो क्रिया होती है इसको हम लोग ग्लाइकोजेनेलिसिस कहते हैं। तो ये जो क्रियाएं होती हैं इस चीज़ को याद रखना है कि ग्लूकोज हमारे शरीर का भोजन है, वो जुड़ेगा तो काहे में जुड़ के बन जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाएगा और ग्लाइकोजन फिर टूट के ग्लूकोज के अणु बन जाते हैं। ठीक है, और सबसे फास्ट एनर्जी हम लोगों ने बताया कौन देता है हमें सबसे फास्ट एनर्जी, सबसे तेज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देता है और ये शरीर को 50 से 75% की एनर्जी देता है। याद रखिएगा, 50 से 75% की ऊर्जा देता है सबसे ज़्यादा, और इसको हम प्राथमिक ऊर्जा का भी संसाधन कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ठीक है, आज की क्लास में बस हम इतना ही रखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फिर। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।